हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा चैप्टर है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहेली एंड बूजो went to their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. पहेली और बूजो अपने अंकल के घर गए थे समर की छुट्टियों में। जो उनके अंकल हैं वो एक फार्मर है। वन डे दे सॉ सम टूल्स लाइक खुरपी। उन्होंने एक दिन टूल्स देखे जैसे कि खुरपी, सिकल, शोवल, प्लो एटसेट्रा। इन सब की इमेजेस आपको ऊपर दिखाई दे जाएगी इनके नेम्स के साथ। आई वॉन्ट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज दिस टूल्स। मैं जानना चाहता हूँ कि इन टूल्स को हम कहाँ और कैसे यूज करते हैं। You have learned that all living organisms require food. आपने ये याद कर रखा है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाने की जरूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बना सकते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। क्या आप ये रिकॉल कर सकते हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, जिसके अंदर वो सूरज की रोशनी ग्रहण करके कार्बोहाइड्रेट्स में अपना खाना बनाते हैं, जो आगे जाके आलू और अन्य सब्जियों में बन जाता है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर फूड ऑन फूड। एनिमल्स ह्यूमन को इंक्लूड करके वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। मतलब वो खाना पका सकते हैं पर बना नहीं सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो फिर ये जितने भी एनिमल्स हैं ये अपना खाना कहाँ से पाते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। पर सबसे पहली बात, हमें खाना क्यों खाना पड़ता है। You already know that energy from the food is utilized by organisms for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion. आप ये सब जानते हैं कि जो एनर्जी है वो फूड से मिलती है, जो सब ऑर्गेनिजम्स के लिए ज़रूरी है, जिससे हम अपने अलग अलग वेरियस बॉडी फंक्शंस यूज़ करते हैं, such as digestion, respiration और excretion. We get our food from plants or animals or both. हम अपना खाना प्लांट्स और एनिमल्स या फिर दोनों चीजों से पाते हैं। Since we all need food, how can we provide food to a large number of people in our country? जैसे कि हम सबको खाना चाहिए होता है, तो हम हमारे देश की पूरी कंट्री को कैसे खाना खिला सकते हैं। और जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो अब तक नंबर 1 पॉपुलेशन है पूरी वर्ल्ड की, पहले चाइना की थी। फूड हैज टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। जो फूड है उसे लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज नेसेसरी। कि सभी पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरी होती है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। कि 10,000 BCE के पास तक जितने भी पीपल्स थे वो नोमैडिक थे। नोमैडिक का मतलब वो अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे थे फूड और शेल्टर की सर्च में। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। वो कच्ची सब्जियां और कच्चे फल खाते थे और उन्होंने एनिमल्स को हंट करना भी शुरू कर दिया था खाना खाने के लिए। Later they could cultivate land and produce rice. बाद में वो लैंड को कल्टीवेट कर सकते थे और राइस को प्रोड्यूस कर सकते थे। Wheat and other food crops. Wheat और अदर फूड क्रॉप्स को भी। Thus was born agriculture. ऐसे ही एग्रीकल्चर का निर्माण हुआ।
When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. जब जो प्लांट्स है सेम काइंड के वो कल्टीवेटेड होते हैं एक जगह पे बहुत बड़े स्केल में, उसे हम क्रॉप कहते हैं. तो हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat. जैसे कि क्रॉप ऑफ व्हीट जब हम बोलते हैं मतलब गेहूं की फसल, इसका मतलब होता है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे गेहूं के हैं. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. आप ये पहले से जानते हैं कि जो क्रॉप्स है वो सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के डिफरेंट टाइप्स में बटी, जैसे डिफरेंट टाइप्स में बटी हुई है. These can be classified on the basis of the season in which they grow. इन सबको क्लासिफाइड किया जा सकता है इसके बेसिस पे कि वो कौन से सीजन में ग्रो होते हैं. इंडिया इज अ वास्ट कंट्री. जो इंडिया है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, वो वेरी करती है एक रीजन से दूसरे रीजन तक, जैसे कि नॉर्थ रीजन और साउथ रीजन. अकॉर्डिंगली देयर इज अ रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. ऐसे ही एक रिच वेराइटी है क्रॉप्स की जो कंट्री के डिफरेंट रीजन्स में ग्रो होती है. जैसे कि असम में चाय उगाई जाती है. डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड. इस डाइवर्सिटी के अलावा दो बड़े क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दीज आर खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स वो होती हैं जिन्हें हम रेनी सीजन, मॉनसून सीजन में उगाते हैं. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर. जो रेनी सीजन है इंडिया में वो जनरली जून से सितंबर तक होता है. तो हमें द क्रॉप से लेके और जून टू सितंबर तक इसे अंडरलाइन कर लेना है. पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप्स. कि जो पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, कपास है, वो सारी खरीफ क्रॉप्स हैं. दूसरी टाइप है रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स. जो रबी क्रॉप्स होती हैं वो विंटर सीजन में ग्रो होती हैं अक्टूबर से लेके मार्च तक. इन्हें हम रबी क्रॉप्स कह सकते हैं. एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिंसीड. जो एग्जाम्पल है रबी क्रॉप्स के वो हैं व्हीट, ग्राम मतलब चने, पी मटर, मस्टर्ड सरसों एंड लिंसीड. जो लिंसीड है वो कुछ ऐसा दिखता है. Besides, these pulses and vegetables are grown during summer at many places. इसके अलावा ये जो पल्सेस और वेजिटेबल्स हैं ये सारे समर में भी ग्रो होते हैं कई कई जगहों पे. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. कि जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन की वो कुछ ऐसे. वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन. कि जो पैडी है, चावल की खेती है, वो विंटर सीजन में क्यों नहीं हो सकती. पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन. जो पैडी है उसे बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है, इसी कारणवश उसे रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है. कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स involves several activities undertaken by farmers over a period of time. जो कल्टीवेशन है क्रॉप की वो इन्वॉल्व करती है सेवरल एक्टिविटीज को जो कि फार्मर्स के द्वारा अंडरटेक की जाती है एक पीरियड ऑफ टाइम में. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. आप ये फाइंड करेंगे कि ये जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं
उनसे, गार्डनर से, और जो आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स अपने घर में उगाते हो उनसे। These activities or tasks are referred to as agricultural practices, which are listed below. कि जो ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, हम इन्हें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, जो कि नीचे दी गई हुई। पहली, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि हम सबसे पहले सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, उसे हम खुद ही निकालते हैं उसमें, ताकि वो हम उसमें बीज आसानी से बो सके और उसमें जो बीजों की जड़ है वो आसानी से जा सके। सेकंड, सोइंग, इसमें हम बीज को बोते हैं। थर्ड, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो हमारा तीसरा पार्ट है उसमें हम मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करते हैं। फोर्थ, इरिगेशन, फिर हम उसमें पानी लगाते हैं। पानी लगाने के भी बहुत से मेथड्स होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिफ्थ, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, कि फिफ्थ है हम उन्हें वीड से प्रोटेक्ट करते हैं। वीड्स यानी जो अनवांटेड प्लांट्स हैं जो क्रॉप के बीच में ग्रो हो जाते हैं। सिक्स्थ है हार्वेस्टिंग, फिर हम उसे हार्वेस्ट करते हैं। सेवेंथ, स्टोरेज, फिर हम उसे स्टोर करते हैं और उसके कुछ स्टोर्स करने के तरीके भी होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, कि जो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है वो सबसे पहला कदम है क्रॉप को ग्रो करने का। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है एग्रीकल्चर का वो है सॉइल को टर्न करना और उसको लूज करना, ताकि उसकी जड़ें आसानी ताकि बीजों की जड़ें आसानी से जा सके। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनेट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ये अलाउ करता है रूट्स को सॉइल के अंदर आराम से जाने के लिए डीप। द लूज सॉइल ऑलवेज द रूट्स टू ब्रीथ इजीली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, कि जो लूज सॉइल होती है वो अलाउ करती है रूट्स को आराम से सांस लेने में, चाहे वो कितना भी डीप जा रखे हो। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, कि जो लूजनिंग ऑफ सॉइल है वो रूट्स को ब्रीथ इजीली करने में क्यों सहायता करती है। The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes. The loosened soil helps in the growth of earthworms and microbes present in the soil, कि जो loosened soil है वो earthworms और microbes की growth में मदद करती। These organisms are friend of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it, कि ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन फार्मर्स के दोस्त होते हैं, क्योंकि वो सॉइल को फर्दर टर्न करते हैं और लूज करते हैं और उसमें ह्यूमस को भी ऐड करते हैं। बट वाई द सॉइल नीड टू बी टर्न्ड एंड लूजन, पर ये सॉइल को लूजन और टर्न क्यों करना चाहिए। You have learnt in the previous classes that soil contain minerals, water, air and some living organisms. आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि जो सॉइल है वो मिनरल्स, वाटर और एयर को कंटेन करती है और कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी। इन एडिशन, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल्ड ऑर्गेनिजम्स, जो इन एडिशन में जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं सॉइल के ऑर्गेनिजम्स के साथ, सॉइल के ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। In this way, various nutrients in the dead organisms are released into the soil. इसी वेरियस वेज में जो न्यूट्रिएंट्स है डेड ऑर्गेनिजम्स के वो रिलीज्ड बैक होते हैं सॉइल में। These nutrients are again absorbed by the plants. ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं इनको दोबारा प्लांट्स अपने अंदर सोख लेते हैं। Since only a few centimeters of the top layer of the soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. जैसे कि जो कई छोटी सेंटीमीटर्स की हाइट होती है टॉप लेयर की, वो सपोर्ट करती है प्लांट ग्रोथ को, इसी कारणवश टर्निंग और लूजनिंग है सॉइल की, वो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को ऊपर ला देती है और इन्हें प्लांट्स आराम से यूज कर सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि आप हमारी सारी वीडियोस को जल्द से जल्द पा सकें। बाय।